विवाह के विनोद में मैं सन विनोद आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज मैं चर्चा करूँगा विगत कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूरे देश में जो विभिन्न कार्यक्रम हुए, हमारे अपने महाराष्ट्र राज्य में अनेक कार्यक्रम हुए, महिलाओं के प्रति मान सम्मान की बातें हुई, उनके स्तर में सुधार, हर स्तर में, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर स्तर में सुधार पर अनेक योजनाओं की घोषणा की गई। विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न स्तर पर, चाहे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, या अन्य केंद्रीय मंत्री भी गिरिराज सिंह आए थे, उन्होंने भी अनेक घोषणाएं की महिलाओं के हक में। देख सुनकर अच्छा लगा कि महिलाओं के योगदान को यह कृतज्ञ भारत राष्ट्र भूला नहीं है। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो और चाहे आज वर्तमान काल में पूरे विश्व में भारत के महिलाओं का डंका बज रहा है। चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे अमेरिका के हो, भारत तो है ही है। हर जगह आज भारतीय महिलाओं का डंका बज रहा है और आगे बढ़कर समाज के हर क्षेत्र में वो नेतृत्व प्रदान कर रही है। इतिहास साक्षी है। अगर हम इतिहास के पन्नों को उल्टें तो पीछे चले जाए 1857, सशक्त साम्राज्य के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो विद्रोह का बिगुल बजाया था, उसे कौन भूल सकता है। और उसकी परिणति वही है, वो जो एक जन आंदोलन बनता हुआ आगे बढ़ता चला गया, जिसे हम आज आजाद भारत बोलते हैं। आजाद भारत की स्थापना हुई, स्वतंत्र भारत की स्थापना हुई, हमारा अपना भारत, आजाद भारत, आजाद भारत माता। आज हम बड़े बड़े गर्व के साथ कहते हैं, इसमें महिलाओं का योगदान बहुत ही रहा। जिसने कहा कि 1857 के बाद फिर 1890 का कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन देख लीजिए। उसमें स्वर्ण कुमारी देवी और कादम्बनी गांगुली ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मैं बता दूं, 1890 के उस कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में कादम्बनी गांगुली ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया। सर्वप्रथम संबोधित करने वाली प्रथम महिला प्रतिनिधि थी। एक आवाज बुलंद की उन्होंने, और उसके बाद तो एक सिलसिला चलता आया। वो चाहे सरोजिनी नायडू हो, सुचित्रा कृपलानी की बात हो, कमला देवी चट्टोपाध्याय की बात हो, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली, एक नाम है भारतीय इतिहास के पन्नों में, स्वर्णाक्षरों में दर्ज है ये नाम, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण बल्कि निर्णायक भूमिका अदा की, अपनी कुर्बानी तक दी। आजादी के बाद भी जो नए भारत का निर्माण हुआ, जिस नव राष्ट्र के निर्माण की बात हम करते हैं, उसमें भी महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय योगदान रहा है। बल्कि स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला इतिहास उनका आज गवाह है कि किस प्रकार कठिन स्थिति में भी महिला नेतृत्व आगे बढ़कर भारत को सशक्त बनाया, बलवान बनाया, हर दृष्टि से मजबूत बनाया। यह भारत देश आज हम गर्व के साथ अगर चर्चा करते हैं भारत देश की, आजाद भारत की, तो महिलाओं के योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं। आजादी के बाद वर्षों देश में प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले इंदिरा गांधी को नहीं बुला सकते। हाँ, उनसे कुछ परिस्थितिवश गलतियां हुई, जिसमें आपातकाल की घोषणा देश में 70 के दशक के मध्य में जो आपातकाल लगाया गया, उसे राष्ट्रीय स्तर पर अस्वीकार किया गया, उसकी भर्त्सना की गई। बाद में स्वयं इंदिरा गांधी ने इसके लिए क्षमा मांगी, देश से क्षमा मांगी। तो वह अगर उस पन्ने को हटा दिया जाए तो राष्ट्र के निर्माण में इंदिरा गांधी के योगदान को नहीं भुला सकता।
सैन्य शक्ति की बात हो, जनशक्ति की बात हो, दोनों मोर्चों पर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया। 1971 का वह पाकिस्तान का के साथ युद्ध कैसे भुला सकता, जब पूर्वी पाकिस्तान में स्वयं पाकिस्तानी सेना अपने ही नागरिकों पर अत्याचार कर रही थी। इंदिरा गांधी ने एक कड़ा निर्णय लेते हुए अपनी सेना को वहां भेजा और वहां के नागरिकों को राहत दिलाई। पाकिस्तानी सेना पस्त हो गई, परास्त हुई। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। यह इंदिरा गांधी का नेतृत्व था और वहां पर उसके बाद पाकिस्तान का नामो निशान पूर्वी पाकिस्तान से मिट गया और एक नए देश के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ। यह इंदिरा गांधी का योगदान था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी इंदिरा गांधी ने अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए जिसका लाभ भारत को मिला। आज राजनीतिक विद्वेषवश, राजनीतिक प्रतिद्वंदितावश अनेक प्रकार के आरोप भी लगाए जाते हैं, वो अपनी जगह लगते रहेंगे, लेकिन इतिहास में दर्ज उस यथार्थ को कैसे झुठलाया जा सकता है जिसमें वर्णित है कि कैसे भारत आजादी के बाद जब यह एक सुई भी नहीं बनती थी, विपन्न भारत था, कुछ ही दशक के अंदर वे परमाणु शक्तिशाली भारत बन गया, परमाणु शक्ति संपन्न भारत बन गया और उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। 1971 में यह स्थापित भी हो गया। उसके बाद से आज की जो स्थिति है, आज हमारे नए नेतृत्व में भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी भारत विकास के क्षेत्र में जिस प्रकार कदम आगे कर रहा है, उसमें भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत मजबूत है। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अगर उनके योगदान को याद किया, अपनी कृतज्ञता प्रकट की, तो यह हमारी महान संस्कृति और सभ्यता है जिसमें हम कृतज्ञता अवश्य प्रकट करते हैं, हम अकृतज्ञ नहीं हैं। लेकिन इस बीच एक दूसरा पहलू ये सामने आया जब महाराष्ट्र विधानसभा में एक महिला विधायक यशोमती ठाकुर, जो स्वयं मंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने रोते हुए, ध्यान रखें, उन्होंने विधानसभा के अंदर रोते हुए अपनी व्यथा प्रकट की कि उन्हें जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत किस प्रकार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है अपने अधिकार के लिए। उनके पति की मृत्यु हो चुकी, उससे संबंधित कुछ काम थे, किस तरह से उन्हें दौड़ धूप रहते। उन्होंने पूछा भी कि मैं एक विधायक हूँ, मैं पूर्व मंत्री हूँ, जब मेरे साथ इस तरह की बात हो रही, मुझे इतना संघर्ष करना पड़ रहा है अपने हक के लिए, तो अन्य को क्या किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, इसकी कल्पना सहज है। यह एक सवाल है, यह एक कड़वी सच्चाई है कि सब कुछ के बावजूद हमारी जो प्रशासकीय व्यवस्था है और एक मानसिकता है, क्षमा करेंगे इस बात को कहने के लिए, कि आज भी ऐसा एक बड़ा वर्ग है हमारे समाज के अंदर, पुरुष वर्ग है, जो नारी को दोयम दर्जा का स्थान देता है। यह कड़वी सच्चाई है। इससे हमें निजात पाना होगा। एक तरफ जैसा मैंने कहा, पूरे विश्व स्तर पर जब भारतीय नारी अपनी शक्ति प्रदर्शित कर रही है, अपने ज्ञान का डंका बजा रही है, नेतृत्व प्रदान कर रही है अनेक क्षेत्रों में, भारत में ऐसा हो चुका, तो फिर आज यशोमती ठाकुर को विधानसभा के अंदर रुदन क्यों करना पड़ रहा है? यह एक बहुत बड़ी चुनौती न केवल हमारे शासकों को है, बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए संघर्ष कर रहे
उन व्यक्तित्वों के लिए भी है जो यह दावा करते हैं, यह संकल्प करते हैं कि महिला उत्थान के लिए सब कुछ किया जाएगा, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। यह लेकिन यशोमती ठाकुर ने उन्हें चुनौती दी है। मैंने जैसे कहा कि यह एक कड़वा सच है कि समाज का एक बड़ा पुरुष वर्ग आज भी उन्हें हे दृष्टि से देखता है, उन्हें अपने अधीन रखना चाहता है। संरक्षण करा ले। बहुत सारे ऐसे परिवार मिल जाएंगे जहां शिक्षित होने के बावजूद महिलाओं को दब कर रहना पड़ता है, जुबान पर ताले रखने पड़ते हैं, जबकि वो घर से बाहर निकलकर या घर में बहुत बड़ा योगदान कर सकती हैं समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, जैसा कि विभिन्न क्षेत्रों में कर रही हैं। लेकिन वह जिस वर्ग की चर्चा मैं कर रहा हूं, जिसकी ओर यशोमती ठाकुर ने विधानसभा में इशारा किया, रोते हुए इशारा किया, उसकी मौजूदगी हमारी उपलब्धियों पर, महिला के प्रति, महिला उत्थान के प्रति, हमारी सारी योजनाओं पर, कार्यक्रमों पर पानी फेर देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये घटना हो गई और हिम्मत करके रोते हुए ही सही यशोमती ठाकुर ने अपनी व्यथा व्यक्त की है विधानसभा के अंदर। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान नेतृत्व, वर्तमान सरकार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो यहां चल रही है, वह इसका संज्ञान लेते हुए वैसे सारे कदम उठाएगी, वैसे सारे उपाय करेगी कि किसी यशोमती ठाकुर को आंसू नहीं बहाना पड़े। आज उन्होंने विधानसभा के अंदर, जैसे मैंने कहा कि पूर्व मंत्री हैं, विधायक है, उनको आंसू बहाने पड़े, तो सोचिए कि समाज के अन्य क्षेत्रों में ऐसे कितने आंसू बह रहे होंगे जिसकी हमें जानकारी कहाँ है। पता करें उनकी व्यथा को समाप्त करें। जो अड़चनें आती हैं शासकीय प्रशासकीय स्तर पर, उसे दूर करें। महिला हक में होगा, महिला उत्थान के हक में होगा, और महिला के प्रति जिस सम्मान की हम बात करते हैं, ईमानदारी पूर्वक हम महिलाओं को वह सम्मान दे पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि महिला दिवस पर पिछले दिनों जो उद्गार व्यक्त किए गए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, और अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं यहाँ पर, उसके प्रति पूरी ईमानदारी बरतते हुए हर व्यक्ति, हर समूह, चाहे वो शासन से जुड़ा हो, चाहे समाज के अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हो, वह अपना सर्वश्रेष्ठ ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करेगा, ताकि भविष्य में किसी यशोमती ठाकुर को आंसू नहीं बहाना पड़े, किसी महिला को आंसू नहीं बहाना पड़े। उन्हें वह सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। मैंने जो इतिहास के पन्नों को पलटा, नाम गिनाया, 1859 से लेकर के ये अभी वर्तमान कालखंड तक किस प्रकार महिलाओं ने नेतृत्व प्रदान किया देश को। बड़े साम्राज्य के खिलाफ जब रानी लक्ष्मीबाई खड़ी हुई, उससे लेकर के आज जब आजादी की लड़ाई में महिलाओं का योगदान हुआ, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। हम भूले भी नहीं हैं, बिल्कुल ये भूले नहीं हैं। लेकिन मैंने कहा कि एक शर्त है कि ईमानदारी के साथ जिन भावनाओं को हम सार्वजनिक मंच से महिला के समर्थन में व्यक्त करते हैं, उसे ईमानदारी के साथ क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। और यह चुनौती शासकों के लिए है, समाज के विभिन्न उन संगठनों के लिए है जो महिलाओं के हित में कार्यरत हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता, जो महान भारतीय संस्कृति सभ्यता है, उसमें हमने नारी को पूजनीय माना है। नारी की पूजा हमारे यहां होती है। तो उस नारी को अगर कोई तकलीफ इस समाज में हो, चाहे जिस तरफ से हो, तो इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए पुनः यह दोहराते हुए कि नारी के प्रति वास्तविक सम्मान तभी माना जाएगा जब हम ईमानदारी पूर्वक उनके हक में आगे बढ़ेंगे
उन्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आज बड़े पुरुष वर्ग को प्राप्त है। हम समानता के अधिकार की बात करते हैं। नारी पुरुष को हम एक स्तर पर एक समान मानते हैं, एक मानते हैं। वैसे में किसी को नीचे के पायदान पर और किसी को ऊंचे के पायदान पर हम कैसे रख सकते हैं? बराबरी का पायदान नारी पुरुष दोनों को मिले, यह जिम्मेदारी हम सबों की है। इस बात का ध्यान रखें। हम अकृतज्ञ कैसे हो सकते हैं अपनी मां के प्रति? हम कृतज्ञ कैसे हो सकते हैं भारत माता के प्रति? हम अकृतज्ञ कैसे हो सकते हैं अपनी बहन के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति? यह उनका योगदान है। हम हैं, मैं हूं। उनके बगैर यह कभी संभव नहीं होता। कोई भी व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर सकता कि यह नारी शक्ति है। यह उनका सहयोग रहा, उनका मार्गदर्शन रहा। हर कदम पर उनके सहयोग के कारण ही आज हम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, उपलब्धियों का आंबार लगाते हैं और गर्व के साथ, जैसे मैंने कहा, मैं या हम की बात करते हैं। यह सारा का सारा दिन सम्मानित नारी शक्ति को है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आइए हम सभी संकल्प लें, शपथ लें कि नारी सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उन्हें वे सारी सुविधाएं, वे सारे अवसर मिलेंगे जो इस समाज में जो कहा जाता है कि पुरुष प्रधान समाज है। तो इस पुरुष प्रधान समाज में ही सही, जो पुरुषों को जो स्थान प्राप्त है, जो उन्हें हक प्राप्त है, जो उन्हें अवसर प्राप्त है, वे सारे हक, सारे अवसर नारी को, वर्ग को भी मिलेगा। इसकी शपथ लेते हुए हम आगे बढ़ें और अगला जो 8 बार जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होगा, उस दिन हम गर्व के साथ अपने संबोधन में आंकड़ों के साथ, प्रमाण के साथ सार्वजनिक कर सके कि हाँ, आज हमारे भारतीय समाज में हर नारी को वही अवसर, वही सम्मान, क्योंकि महिला सम्मान ही देवी सम्मान है। इसे न भूलें। प्राप्त है जो किसी पुरुष को प्राप्त है। धन्यवाद।